हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेशनल इनकम का थ्योरी का पार्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने न्यूमेरिकल्स के पार्ट को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको देख लीजिएगा। बट आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़ के अंदर, बहुत स्मॉल वीडियोस बनाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे नेशनल इनकम की थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर में बेटा नेशनल इनकम का हर एक पार्ट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक पार्ट को मैं कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी की वीडियो। बेटा आज आपने देख लिया होगा थंबनेल में क्या लिखा था कि हम आज पढ़ने वाले हैं स्टेप्स और प्रिकॉशंस के नेशनल इनकम को निकालने में जो हमारे मेथड्स हैं उनके क्या क्या स्टेप होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना आता है तो आप लोग को पता होगा। बताइए, स्टेप्स ऑफ नेशनल इनकम सबसे पहले क्या निकालते हैं सर? एनडीपीएफ से निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कंजप्शन प्लस मिक्स्ड इनकम। उसके बाद क्या निकालते हैं? एनएनपीएफ से निकालते हैं। कैसे करके? एनडीपीएफ प्लस एनएफआईए। खैर ये तो बेसिक वाली बात है। आपको 4 स्टेप में अपने आंसर को स्टेप्स वाले को ख़त्म करना है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा आप लिखेंगे कि हम इस वाले टॉपिक के अंदर तीनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी और टेरिटरी की। बस ये बात आप मान के चलो। सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले क्या निकालते हो बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे निकालते हो? रेंट एंड रॉयल्टी, ये आर है बेटा, रॉयल्टी ना कि लॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। उसके बाद मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को मिलता है, सैलरी वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, उन दोनों को ऐड करके जो निकलता है कंपनसेशन, प्रैक्टिकल करा रखा है आप लोगों को। तो खैर बात समझ में आ गई होगी। हम थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं? एनडीपीएफसी, ऑपरेटिंग प्लस ये आपका कंजप्शन नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट का हो गया होगा, तो इसे आप कर लीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और प्लस क्या है इसका? मिक्स्ड इनकम। चलिए, उसके बाद स्टेप 4 में क्या निकालोगे आप? एनएनपीएफ से निकालोगे और उसके बाद एनएफआईए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, एनएफआईए इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी हो तो डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करेंगे आप लोग? एनएफआईए, बाहर का पैसा ऐड करेंगे तो हम क्या निकाल देंगे? नेशनल इनकम निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली बात आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। तो ये मत सोचना सर को पढ़ाना नहीं आता है। बेटा अगर आप प्रैक्टिकली एक बार देख लो, मेरी वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि कोशिश करो कि देख पाओ, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है। तो किसी और की वीडियोस के अंदर इनकम मेथड देख लो, उसके बाद आपको थ्योरी पूरी अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए अब एक बार प्रिकॉशंस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिकॉशंस हमारा क्या कहता है? प्रिकॉशंस का मतलब बच्चा होता है सावधानी। लिखो जल्दी से, प्रिकॉशंस के ऊपर लिखो सावधानी। लिख लिया? अब इनकम मेथड से निकालते हुए नेशनल इनकम कौन कौन सी सावधानियां तुम लोग रखोगे? चलिए पढ़ते हैं। पहली सावधानी कौन सी रखोगे? ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है बेटा? वो वाला पैसा जो मुझे फ्री में मिलता है। एज एग्जाम्पल ट्रांसफरेबल इनकम, ठीक है, वो मेरी ऐड नहीं होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदा है तो उसके पैसे भी ऐड नहीं किए जाएंगे। हाउएवर एनी ब्रोकरेज कमीशन रिसीव बाय एजेंट इन सेल ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड और वैल्यू एडिशन। सुनो ये पूरी बात, क्वेश्चन पॉइंट 2 में क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदा है तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर जब वो फर्स्ट टाइम खरीदा गया होगा तो उसकी वैल्यू वहाँ पर ऐड हो चुकी होगी। सर ये क्या लिखा है फिर? वैल्यू एडिशन। अगर आपने उस घर के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करा है और जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हाँ सर वो वाला पैसा ऐड होगा। एज एग्जाम्पल के 10 लाख का आपने लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशन करने से उसकी वैल्यू बढ़ गई, 2 लाख बढ़ गई, 20 लाख से आपका 22 लाख का हो गया, तो आपकी नेशनल इनकम के अंदर 2 लाख रुपए ऐड किए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको घर किसी ब्रोकर ने दिलवाया है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको कुछ कमीशन भी देंगे। जब उससे कमीशन देंगे तो उसका पैसा भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर की कमीशन है और ब्रोकर का काम ही होता है लोगों से कमीशन लेना, उनका काम करके उनसे कमीशन को लेना। अगर यहाँ ब्रोकर की जगह होता डॉक्टर कमीशन ले रहा है तो हाँ वो पैसा ऐड नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का काम कमीशन लेना थोड़ी है यार। टीचर्स का काम कमीशन लेना थोड़ी है, ब्रोकर का काम कमीशन लेना ही है। ठीक है, तो ये ब्रोकर की फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम बोलते हैं मेहनत से कमाने वाला पैसा, और ब्रोकर कमीशन से ही पैसा कमाते हैं। तो उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप मेरी। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स
आपने कोई शेयर्स को बेच दिया, बॉन्ड्स को बेच दिया, डिबेंचर्स को बेच दिया, उससे कोई पैसा आपके पास आया तो बेटा वो वाला पैसा भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बेटा ये शेयर्स क्या होते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेते हैं, और दो टाइप की हिस्सेदारी हो सकती है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, ये BST का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन लो, शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वीडियो पॉज करिए। हाँ सर, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जब हम कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और कंपनी के किसी भी मतलब हमें किसी भी मीटिंग के अंदर अपनी बात को रखने का अधिकार होता है। और इक्विटी शेयर्स वालों को कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर भी ज़्यादा ही मिलता है, कोई फिक्स नहीं। अगर हाँ लॉस हो गया तो इक्विटी शेयर्स वालों को लॉस भी बियर करना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस वालों को क्या होता है, जो शेयर्स दूसरे प्रेफरेंस वाले होते हैं, सिर्फ उनको कंपनीज के प्रॉफिट से मतलब होता है, ना उनको इनकी मीटिंग से मतलब, ना कोई उनकी बात रखी जाएगी, ना कोई अपनी बात को वहाँ पे वो बता सकते हैं। सिर्फ कंपनी को लॉस हो फ़ायदा हो उनको मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ एज एग्जाम्पल हर महीने 5 से 10% प्रॉफिट चाहिए। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक लिखा है बॉन्ड, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेते हो तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड। अगर डिबेंचर्स क्या होता है, किसी से उधार पैसा लेना। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, बैंक से पैसा उधार ना लेकर बल्कि पैसा उधार लेती हैं बेटा किसी मतलब किसी पब्लिक से, उनसे बोलती हैं कि भाई हमें पैसा उधार दे दीजिए एज अ लोन, हम आपको पैसा चुका देंगे अच्छे इंटरेस्ट रेट पर, और लोग पैसा दे देते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, डिबेंचर्स। सर एक बात तो बताइए, वो पैसा बैंक से क्यों नहीं लेते हैं बेटा, क्योंकि बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक उनके बहुत ज़्यादा पूछताछ करेगा, उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और कंपनी नहीं चाहती कि वो अपने सारा डेटा किसी बैंक के हाथ में दे, ठीक है। तो कंपनी छुपा के चलती है इन सब चीज़ों को। क्यों चलती है सर, देखो वो आगे की बात है, आप सिर्फ ये मानो कि छुपा के चलती है, ठीक है। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, एज ए लोन एग्रीमेंट, कि लोगों से लोन लेता है और उस पर जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिबेंचर्स बोलते हैं। तो ये वाला पैसा भी हमारा ऐड नहीं किया जाएगा। फिफ्थ क्या लिखा है, इम्पोर्टेड। अच्छा ये इम्पोर्टेड नहीं है बच्चा, इसको लिख लो इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड, जल्दी सही करो। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। कहने की बात है, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई और उस चीज़ को बनाकर मैंने खुद ही यूज़ कर लिया, यानी मैंने खुद ही यूज़ कर लिया, उसको बेचा नहीं, तो बेटा वो वाली चीज़ के पैसे भी जितने की वो चीज़ थी नेशनल इनकम के अंदर ऐड होगी। क्यों, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन तो करा ना, भले ही मैंने मार्केट में ना बेची लेकिन मैंने खुद तो यूज़ कर ली ना। तो मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ और बना के उसे खुद यूज़ कर रहा हूँ तो बच्चा वो मेरा ऐड होगा। क्यों, क्योंकि सर वो एक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है, आपने काम तो किया ना। गॉट इट। आगे आते हैं, 6 पॉइंट क्या लिखा है, और लास्ट पेमेंट ऑफ पास सेविंग। बेटा ये सेविंग नहीं है, सेविंग कर लो आप इसे, सेविंग, ठीक है। अपने जो नोट्स आपने निकलवाए होंगे वहाँ पे काट के सेविंग कर लीजिए। अब ये कौन कौन से होते हैं आपके, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एक्सेट्रा। कहने की बात है आपने पास सेविंग, आपने पास पहले के टाइम में कोई पैसा जोड़े रखा हुआ है, अब आप उस पैसे को बाहर निकाल लो खर्च करने के लिए, तो वो पैसा क्या आपका ऐड होगा। एज एग्जाम्पल अभी आपकी सैलरी आई 1 लाख रुपए, और आपने 1 लाख रुपए की सैलरी के अंदर 10,000 रुपये जो सेविंग कर रखे थे वो और जोड़ लिए, तो बेटा वो वाला पैसा नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पहले पैसे आए होंगे ना जिसमें से आपने सेव किया है, वो पैसा आपका ऑलरेडी वहाँ पे सेव हो चुका होगा। बात समझ पा रहे हो यार, बहुत सिंपल बता रहा हूँ भाई, दोबारा सुन लो कि भाई अगर आपने सेविंग कोई पहले कर रखी है उसका पैसा ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर। क्यों नहीं होगा सर, जब पहले आपकी इनकम आई होगी तो वो पैसा ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर ऐड हो चुका होगा, तो अब वो सेविंग आपकी ऐड नहीं होंगी। आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ। जो आपके पास पेड है वो वेल्थ है। एंड पास सेविंग्स एंड डू नॉट एंड द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो करंट फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है वहाँ पे वो चीज़ हमारी ऐड नहीं होगी। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ क्या, कमेंट करके प्लीज़ बताना, मैं स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको 4 प्रिकॉशंस या 5 प्रिकॉशंस याद हो चुके होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं, आइए मेरे साथ। पहले कौन सा था सर, ट्रांसफरेबल इनकम ऐड नहीं की जाएगी।
सेकंड कौन सा था हमारा, सर के सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी बट हमारा वैल्यू एडिशन ऐड होगा और ब्रोकर की कमीशन भी ऐड होगी। थर्ड कौन सा है, सर शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड के पैसे ऐड नहीं किए जाएंगे। फोर्थ कौन सा है, अगर आप कोई भी सामान कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंजप्शन के लिए तो सर वो ऐड होगा क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर आता है। फिफ्थ कौन सा है, सर हमने कोई भी सेविंग्स वगैरह करी है तो सर वो वाला पैसा भी पास्ट सेविंग्स का ऐड नहीं किया जाएगा। शायद एक मैं भूल गया हूँ, हाँ फोर्थ विनफॉल गेन। विनफॉल गेन क्या होता है, लॉटरी, कि अगर आप लोगों की लॉटरी लग गई है, मतलब लॉटरी क्या होता है, लक बाय चांस से आपको कोई पैसा मिल गया है तो वो भी हमारा नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। गॉट इट। चलिए भाई, ये हमारा इतना छोटा सा था इनकम मेथड। अब बात करते हैं क्या स्टेप होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। तो बताइए जल्दी से, आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीडीपीएमपी निकालते हैं, उसके बाद एनडीपीएफसी कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद एनएनपीएफसी कैसे निकाल सकते हैं। एक बात देख लीजिए, ठीक है, मैं बात को ये नहीं बता पाऊंगा भाई क्योंकि प्रैक्टिकली करके ही चीज़ समझ में आ पाती है और वो आप इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, पार्ट 6 या 7 के अंदर। ठीक है, आइए स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप एक ही चीज़ लिखोगे क्या कि हमने यहाँ पे सारे सेक्टर्स की बात करी है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टेरिटरी की। ठीक है, वो सही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद स्टेप सेकंड एक बार आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर एनडीपीएफसी, स्टेप 4 के अंदर एनएनपीएफसी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो वही स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल में आप लोग को मैंने करा रखे हैं। बेसिकली बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की कि यहाँ पे सावधानियाँ किस किस से रखेंगे। पहला, इट मीन्स फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, अच्छा कौन से होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, बात सुन लीजिए बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, सुनिए। पहले तो वो वाले गुड्स जो आपने रिसेल के पर्पज से खरीदे हैं, कि मार्केट से लिया कि सर दोबारा मैं इसको बेचूंगा। दूसरा क्या होता है कि आपने वो गुड्स लिया मार्केट से और उसके अंदर आप कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि बात बताता हूँ कि मैंने मिल्क परचेज़ करा अपने डेयरी शॉप पे बेचने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। दूसरा, मैंने मिल्क परचेज़ करा अपने स्वीट शॉप में उसकी मिठाई बनाने के लिए, तो ये वाले गुड्स मेरे कौन से होगा, इंटरमीडिएट। तो नेशनल इनकम के अंदर से फाइनल गुड्स हमारे ऐड किए जाते हैं। गॉट इट। आगे आते हैं, वही आपका सेकंड तो सेम ही है, ट्रांसफरेबल पेमेंट ऐड नहीं होगा, फ्री वाला पैसा ऐड नहीं होगा क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव इनकम होती है। थर्ड, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, पता है आप लोग को, नहीं ऐड होगी, सिर्फ वैल्यू एडिशन वाला ऐड होगा। परफेक्ट। फोर्थ, परचेज ऑफ फाइनल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड का पैसा ऐड नहीं किया जाएगा। और लास्ट क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन, ये इन नहीं है ऑन है, कार्ड के सही कर लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपने कोई चीज़ अपने लिए बनाई वो हमारी ऐड होगी, तो विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम लिख लीजिए। इसके आगे लिखा हुआ नहीं है। कोई सामान आप अपने लिए बना रहे हैं, कोई खर्चा आप अपने लिए कर रहे हैं, मार्केट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं अपने लिए, तो भैया जी वो भी ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। तो उम्मीद है इसके भी 4 से 5 प्रिकॉशंस आप लोगों को याद हो चुके होंगे। और बेटा ये प्रिकॉशंस आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% आएंगे, 1-2% नहीं कह रहा, 100% आएंगे, 100%। और कितने मार्क्स के आएंगे सर, 2 मार्क्स के कन्फर्म। इससे पहले एग्जाम में भी आए थे, नई चीज़ है, हर साल आ रही है, कभी इनकम की कभी एक्सपेंडिचर की। लास्ट टाइम इनकम की आई थी, अभी एक्सपेंडिचर की चांस है, मेरे अलावा एक्सपेंडिचर या फिर इसके अब जो पढ़ाऊँगा वैल्यू एडिशन, उनमें से किसी के आने के चांस हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बहुत जल्दी से। अब आप हम लोग पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिट मेथड के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए बेटा, पहला तो वही स्टेप है इसका, किसे प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी की बात करते हैं। उसके बाद क्या निकालते हो आप, जल्दी बताइए सर। GVOMP निकालते हैं, फिर GVOMP से हम क्या निकालते हैं, GDPMP। सॉरी, यहाँ पे एक बात शायद मिसिंग लग रही है मुझे। GVOMP के बाद निकालते हो बेटा आप लोग GVAMP, लिख लीजिए GVAMP आप लोग निकालते हो। GVAMP के बाद निकालते हो GDPMP। क्यों, क्योंकि सर GVAMP के बराबर ही होता है GDPMP। ये क्यों होता है, प्रैक्टिकली करा चुका हूँ, यहाँ बताऊँगा, टाइम लग जाएगा आप लोगों को सारी बात दोबारा समझाने में। आपको पता होगा कि वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर मैंने क्या आप लोग को बताया था कि GVAMP बराबर होता है GDPMP के, और GDPMP से हम लोग निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। अच्छा, ये GDPMP नहीं बल्कि ये आपका GVAMP ही लिखा हुआ है, GVAMP ही है ये। ठीक है,
जब ये आ जाएगा तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। जब नेशनल इनकम हमारी आ जाएगी तो हम डोमेस्टिक इनकम भी निकाल पाएंगे। तो मतलब कहने की बात क्या, पहले निकालोगे GVOMP, उसके बाद GVOMP से निकालोगे GVAMP। GVAMP किसके बराबर होगा, GDPMP के बराबर होगा, और GDPMP से ईजिली नेशनल इनकम आप लोगों की आ जाएगी। स्टेप 1 आ जाइए। स्टेप 1 में क्या चीज़ लेंगे बेटा आप लोग, सर स्टेप 1 के अंदर हम लोग लेंगे अपने तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ये रहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो बताया आप लोगों को मैंने GVAMP, GDPMP वो आप लेंगे। स्टेप 3 के अंदर क्या निकालेंगे, NDPFC। स्टेप 4 के अंदर क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। ठीक है, अब इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, किस किस सावधानी से हम लोगों को बचना है, आइए देखते हैं। पहला प्रिकॉशंस कौन सा है मेरा इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, सेम बात लिखिए, इंटरमीडिएट गुड्स हमारे ऐड नहीं किए जाएंगे इन द कॉम्पिटिशन ऑफ नेशनल इनकम में। सेल एंड परचेज, वो सेम बात लिखिए भाई, यहाँ भी सेकेंड हैंड गुड्स ऐड नहीं किए जाएंगे। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आप कोई विल बी इंक्लूडेड, अगर आप कोई सामान अपने लिए खरीद रहे हैं मार्केट से, मतलब अपने लिए खर्चा कर रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं कि अपनी इनकम से कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ऐड की जाएगी। थर्ड क्या था हमारा, प्रोडक्शन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। सुनो, अगर आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो, समझो बात मेरी, कहाँ बना रहे हो, घर पे आप कोई चीज़ बना रहे हो, मम्मा आपके लिए खाना बना रही हैं, तो वो वाला खाना के पैसे आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। सर क्यों नहीं ऐड होंगे, सुनो मेरी बात, कि मम्मा ने आपको खाना बनाया, खाना बना के जब वो खाना आपको देंगे तो क्या डेली आपसे पैसे मांगेंगी, नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए वो वाला पैसा हमारा या वो वाला काम हमारा ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फोर्थ तो बताया भी आप लोगों को, सेल्फ कंजप्शन का यूज़ होगा। इम्प्यूटेड वैल्यू, वही जो ऑनर अपने लिए कुछ बना रहा है सर, वो भी ऐड किया जाएगा। सुनो सर, ऑनर अपने लिए जो बना रहा है ना, वो आपका मतलब घर के काम से अलग है। अगर वो मार्केट में बेचेगा तो पैसा आएगा, लेकिन वो भी अपने लिए बना रहा है। ठीक है, और लास्ट कौन सा लिखा है, चेंज इन स्टॉक, ये भी हमारी नेशनल इनकम के अंदर ऐड होगा। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एज इट पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वो किसका पार्ट है, एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, जहाँ से मुझे पैसा मिलता है मेहनत करके, स्टॉक को बेच के मुझे पैसा मिलता है। ठीक है, अगर कुछ मेरे पास स्टॉक बचा है तो उसका पैसा भी नेशनल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। और कैसे निकलता है ये, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। तो 3 से 4 बातें आप तो याद कर लो सीधी सीधी सी, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 4 बातें आपसे पूछेगा। तो पहली कौन सी लिखोगे सर, इसमें देखो पहले तो ये सेम लिख देना हर सभी के अंदर, सर ट्रांसफरेबल पेमेंट ऐड नहीं की जाएगी। या दूसरा आप लिख दो इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा आप लिख दीजिए सर इसके अंदर बोल सकते हैं कि सर अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स बेचना चाह रहे हैं तो वो, अच्छा देखो पहले याद करते हैं, पहले कौन सा, इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा आप लोगों को कौन सा, सेकेंड हैंड गुड्स भी ऐड नहीं होगा। तीसरा कौन सा है, प्रोडक्शन सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, वो भी ऐड नहीं की जाएगी। चौथा कौन सा लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ तो वो ऐड की जाएगी। और 5वां याद कर लीजिए, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू भी ऐड की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट ठीक है ना, वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ यहाँ, तो माइंड मत करिएगा। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो 3 से 4 प्रिकॉशंस आप यहाँ से याद कर लेंगे वीडियो में से। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम के अंदर कौन कौन सी बातें ऐड होती हैं और कौन कौन सी बातें ऐड नहीं होती। फिर मैं इसकी केस स्टडीज आपसे पूछूंगा। अगर नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख लेंगे तो लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी बात मुझे ऐड करनी है और कौन सी बात मुझे ऐड नहीं करनी। समझ गए बात आप मेरी। तो वीडियो को आज की यहीं रखते हैं, बाकी बात करते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट।